आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीपीए राजस्थान शाखा की ओर से माननीय गडकरी साहब, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि गडकरी जी का स्वागत मैं सीपीए के अध्यक्ष की हैसियत से कर रहा हूं। माननीय गडकरी जी, मैं भी उस मंत्रालय का मंत्री रहा हूं जिसके आप मंत्री रहे हुए, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप उन मंत्रियों में हैं जिन मंत्री ने फंड्स को जनरेट करने के लिए जो व्यवस्थाएं की, मैं समझता हूं कि हम सबके लिए वो एक उदाहरण है। चाहे मसाला बॉन्ड हो, आज लगभग आपने जीबीएस के अलावा लगभग, मेरी जानकारी ठीक हो तो आप मुझे करेक्ट कर दें, 4.5 लाख करोड़ से ऊपर रुपए आपने जीबीएस के अलावा रिसोर्सेज मोबिलाइज किए, जिससे आज देश में बड़ी तेज गति से हम रोड सेक्टर में काम कर पा रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि मैं मंत्री के रूप में मैं गया था पूना और बॉम्बे एक्सप्रेस, ये जो आज हिंदुस्तान में हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं, वो गडकरी जी ने महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में पूना बॉम्बे एक्सप्रेस की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को आज बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं। पर गडकरी जी, मुझे ये जानकारी है कि पूना बॉम्बे एक्सप्रेस आपने बनाया तब शायद आपने कल्पना की होगी कि सारी ट्रैफिक जो बॉम्बे में आता है उसी सड़क पर है। ये आपकी दूरदृष्टि थी कि पूना बॉम्बे एक्सप्रेस में कहीं से भी जिस आदमी को बॉम्बे आना है उसको पूना बॉम्बे एक्सप्रेस पे आना ही पड़ेगा। ये आपकी सोच का प्रतीक है, जिसके कारण आज वो वाइबल भी है और एक उदाहरण भी प्रस्तुत हो चुका है कि हम देश में कैसे आगे बढ़ सकें। एक मंत्री के रूप में मुझे जानकारी है कि जब बीओटी मोड में एंटरप्रेन्योर्स आकर काम करने के लिए स्टक हो गए थे, तब आपने नए रूप से जो आपने रोड सेक्टर में काम करने का काम किया, ईपीईसी का हमने आप कहा था, आपने 2 कदम आगे बढ़कर जो काम किया है उससे आज देश में तेज गति से हम रोड सेक्टर में काम कर रहे हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक नीति है या देश की जो प्रगति है, उसमें सबसे बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे आपको काम गंगा का दिया हो, चाहे वाटर इनलेट का काम दिया हो, चाहे आपको और जो भी विभाग दिया हो, एक मंत्री के रूप में बहुत बिरले आदमी होते हैं जो डूअर होते हैं। तात्कालिक निर्णय करने की क्षमता किसमें है? उनका नाम नितिन गडकरी जी है। तो नितिन गडकरी जी, आज हमको आपको बुलाने के पीछे एक स्वार्थ है। बहुत कम उम्र में आप प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, बहुत कम उम्र में आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए। आप एमएलसी भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। मैं गुलाम नबी आज़ाद जी का जब स्वागत कर रहा था तब मैं कह रहा था कि वो मुख्यमंत्री हैं। आज मैं आपके सामने कुछ अलग प्रश्न रखना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में होने के बाद जिस संसदीय लोकतंत्र के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिन संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षा के बारे में हम सेमिनार में चर्चा करना चाहते हैं, मान्यवर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में यदि इस देश में 73-74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, या जो संविधान के अंदर जो शेड्यूल में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि सेंट्रल इन सब्जेक्ट को डील करेगा, स्टेट इन सब्जेक्ट को डील करेगा, पंचायत राज लोकल सेल्फ डील करेगा, यदि हम आज के दिन इंटरवेन करके ये पंचायत राज के चुनाव के संबंध में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिस तरह का खर्चा हो रहा है पंचायत राज के चुनाव के अंदर, यदि हमने इस धन की इस इंटरवेंस को हमने नहीं रोका तो विधानसभा और लोकसभा में जो वोट परसेंटेज है वो कम हो रहा है। आज जितना वोट लोकल सेल्फ में पड़ता है, सरपंच के चुनाव में पड़ता है, जितना वोट उसी पंचायत की बूथ पर विधानसभा में पड़ता है वो सरपंच से कम है, और उतना ही वोट विधानसभा के बाद लोकसभा में पड़ता है वो उससे भी कम है। वोट कम, संसाधनों की ज़्यादा व्यवस्था, और वही लोग वार्ड पंच का वोट देते हैं, सरपंच का वोट देते हैं, पंचायत समिति सदस्य का वोट देते हैं, जिला परिषद का वोट देते हैं। उस समय जो कंसिडरेशन है, इंटरवेंशन है, वो जिस तरह का व्यवस्था है एक्सपेंडिचर का, वही व्यक्ति फिर विधानसभा और लोकसभा में वोट देता है। तो व्यक्ति जो मतदाता है, वो मतदाता को, यदि हमने आज की डेट में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें कहीं न कहीं इस बैलेंस को चेक करने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र में रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, 1980 में मैं एमएलए बना था। 1980 तक 73 और 74 अमेंडमेंट नहीं हुआ था। पंचायत का सरपंच था, एक सम्मानीय व्यक्ति होता था, और पंचायत के सरपंच के कहने से गाँव में वोट पड़ जाते थे। पर आज वोट का जो पैटर्न है वो बदल गया है। और मुझे इस बात से सहमत भी होंगे कि इस देश में संसदीय लोकतंत्र में और चीज़ें भी हो गई है। संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की विचारधारा के आधार पर यदि सत्ता परिवर्तन होता है
तो देश के हित में होता है कि एक पार्टी इन नीतियों के आधार पर देश को परिवर्तन करने का काम करेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन का मापदंड यदि वैचारिक आधार नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र की प्रीरिक्विजिट है कि संसदीय लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर जनता के बीच में जाएं, अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखें और उसके बाद में जीत कर आएं और नीति बनाकर देश का निर्माण काम करें। यदि विचारधारा कमजोर होती है और अन्य कारणों से चुनाव प्रभावित होता है तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए वैचारिक दृष्टि से कोई भी पार्टी सत्ता में है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन यदि वैचारिक आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, विनेबिलिटी के आधार पर परिवर्तन होता है, वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और आज प्रभावशाली मंत्री के रूप में इस सरकार में आप काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इस देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो भी चीजें हम महसूस कर रहे हैं उन चीजों के संबंध में हमें कोई निर्णय करने की आवश्यकता है। जिससे मैंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की बात करता हूं मैं, तो जन अपेक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। जन अपेक्षा का जैसा अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने बताया, एक विधायक के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष का आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो सत्तारूढ़ दल जो नीतियां बना रही है, जो लोगों के बेनिफिशियरी स्कीम का लागू करने का काम कर रही है, उसमें कमी खामी क्या है उसको पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी तंत्र के आधार पर यदि वहां पर काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है उसको पिन पॉइंट करने की जिम्मेदारी भी हमारे विपक्ष के साथियों की होती है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि यदि नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करना है तो नीतियों का इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से होना चाहिए। और मैं, आप मुझे माफ करेंगे, आपको मालूम है कि आज की डेट में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट में 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो, समय पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो, प्रोजेक्ट स्पिल ओवर हो जाए और 6000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो जाए, तो अल्टीमेट लूजर इस देश का गरीब टैक्स पेयर है। आपने इंटरवेंशन करके इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ये राइडर लगाया, टाइम पे आप काम करवा रहे हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। पर क्या हम नहीं सोच सकते हैं कि ये बिलो टेंडर कैसे हो रहे हैं? 30% बिलो, 40% बिलो। यदि जन अपेक्षा को पूरा करना है, सड़क बनानी है, अस्पताल बनाना, कॉलेज बनाना है, और बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो 30% 40% बिलो टेंडर ले रहा है, तो एक संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत एक विपक्ष का आदमी, सत्ता पक्ष का आदमी सैंक्शन करवा सकता है। सैंक्शन कराने के बाद हमारा कोई रोल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का और अधिकारी का रोल है। आर वी फैसिलिटेटर ऑफ करप्शन? क्या हम इस हमारी भूमिका ये हो गई है हम व्यवस्था को स्वीकार कराएं, वित्तीय स्वीकृति कराएं और वित्तीय स्वीकृति करने के बाद कौम डंका नहीं हो, उसमें कम जांच का फैसला नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होगा, प्रोजेक्ट रुक जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम किस तरह की व्यवस्था के अंदर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इस संबंध में कोई निर्णय निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहता हूं माननीय गडकरी साहब, देश के सामने नीतियां बना रहे हैं। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि आईटी के बारे में कोई नीति बनाएंगे? आईटी का जो आज स्थिति बन गई है गवर्नेंस के अंदर, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आईटी की जगह देंगे। क्या हम सीआरपीसी को बदल रहे हैं? क्या पीसीज के संबंध में जो प्राइवेसी है उसके संबंध में नियम और कानून बनाने की हमने कल्पना की? हम इशू को एड्रेस करने के बाद जा रहे हैं। आज़ादी के पहले जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने का काम किया, संविधान बनाया, उन्होंने संविधान में उन सब चीज़ें एंटीसिपेट की, उस तरह से कानून बनाए संविधान के अंतर्गत। आज लेजिस्लेटर की भूमिका इस संबंध में बहुत गंभीर चिंता का प्रश्न है। अभी आपको मालूम है महामारी के अंतर्गत 18 महीने स्कूल बंद रहे हैं, 18 महीने स्कूल बंद रहे हैं। अभी जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं गया, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई। अब उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट करने के अंदर स्कूल के अंदर जाएंगे। क्या हम सरकार के लिए जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम नीति बनाएं? क्या जो टीचर पढ़ाने वाला है उस टीचर को पढ़ाने के लिए हम उसका रीओरिएंटेशन नहीं करें? एक क्लास में बच्चा पढ़ा हुआ है जो 30% कोर्स जानता है, दूसरा बच्चा जानता ही ऑनलाइन का, तीसरा बच्चा ऑनलाइन का बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे माँ बाप पढ़े लिखे हुए हैं। उस बच्चे की जनरेशन को इस देश में आगे आने वाले समय में हम कैसे इंजीनियर डॉक्टर बनाकर देश का निर्माण बदलने के लिए लेजिस्लेटर कानून नहीं बनाएंगे? कानून बनाकर सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नीतियां नहीं बनाएंगे तो हम जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। गांव का गरीब आदमी, बीमार आदमी ऑक्सीजन के कारण इसलिए मर गया कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं थी। गांव का गरीब आदमी का बच्चा इसलिए पिछड़ गया, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में संबंध में नहीं है। ये चीजें नए सिरे से हमें देश के निर्माण के संबंध में करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझा आज गडकरी जी को बुलाकर कुछ कठिन प्रश्न उनके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपकी मिनिस्ट्री के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आप एफिशिएंट काम कर रहे हो, आपका अचीवमेंट है, भारतमाला की योजना ले लो, वाटर इंटरलेन का ले लो, गंगा की सफाई का ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है। पर नितिन गडकरी जी, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जिस पार्टी की सरकार है। इसलिए हम आशा करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारा 40 साल 50 साल का अनुभव है
उस 40 साल के 50 साल के अनुभव में जो कमी और खामी रह गई है, उस कमी और खामी को हम आइडेंटिफाई करके उस लूप होल को प्लग करने का काम करें, जिससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके और हम एजुकेट करें लोगों को। जैसा कहा हमने, एक आदमी आज की डेट में ये बातें हो गई है, आदमी पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करता है, असेंबली के लिए अलग वोट करता है। कुछ स्टेट्स में ये हो गया, समय आ गया है कि आज लोगों को हम समझाएं कि लोग पंचायत के लिए अलग वोट करें, विधानसभा के लिए अलग वोट करें और पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करें, क्योंकि शेड्यूल के अंदर तीनों की भूमिका अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। यदि एक संसद सांसद बन जाए, वो सांसद अपने क्षेत्र में सड़क नहीं बना सकता, वो स्कूल नहीं खुलवा सकता। एक सांसद की भूमिका बनती है कि शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में जो नियम और कानून बन रहे हैं, उसमें उसकी प्रभावशाली भूमिका रहे। ये पार्लियामेंट के मेंबर का काम है। पर एक विधायक का काम है कि सरकार की जो नीतियां बन रही है, उन नीतियों को ठीक ढंग से लागू करने का काम करें। उसमें कमी और खामी है तो विधानसभा में बैठकर उनका हम लोगों विधानसभा में सरकार के इन चीज़ों को चिन्हित करें, उनको आगे लाएं और उनको कमजोरी को दूर करने का काम करें। तब मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारे सीपीए के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने मनमोहन सिंह जी को बुलाया, प्रणब मुखर्जी को बुलाया, हमने चिदम्बरम साहब को बुलाया, हमने गुलाब नबी जी को बुलाया, हमने शस्त्र बुद्धे जी को बुलाया। पर आज हमने सोच समझकर नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बुलाया है कि भारत सरकार का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारतीय, हमने कुछ व्यवस्थाएं की है। संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, माइनॉरिटी के राइट्स क्या है, ये सब हमने वेल डिफाइन किए हैं। उस संविधान के अंतर्गत यदि हम देश को चलाने का काम करेंगे तो ये देश एक रहेगा, मजबूत रहेगा और आगे काम करेंगे तो ये देश एक रहेगा, मजबूत रहेगा और आगे बढ़ने का काम होगा। यदि देश में हम इस तरह की भावना पैदा नहीं कर पाए तो संविधान के अंतर्गत जो हमने कल्पना की देश आगे बढ़ने का काम है, उसमें तकलीफ हो जाएगी। आप उन बिरले लोगों में हो जिनमें क्षमता है, स्प्रेड को स्प्रेड करने की आपकी क्षमता है, वो नीति को निर्धारित करके प्रभावित करने का आप में क्षमता है। इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर हमारे जो राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, पक्ष और विपक्ष के, वो आपके अनुभवों का लाभ लेकर एक कैसे देश के निर्माण करने की आपकी कल्पना है, एक मंत्री के रूप में आप जन अपेक्षाओं को जैसा पूरा कर रहे हैं, उनके संबंध में आप हम सब जो शिक्षा देंगे या आप जो हमें बात कहेंगे, वो हम सबको एक प्रभावशाली भूमिका निर्वहन करने के लिए मदद करेगा और हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। इस भावना से हमने आपको आमंत्रित किया। मैं व्यक्तिगत तौर से आपका बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।